अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में मैंने डिस्कस करने हैं एसएलओ बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चंस ऑन टॉपिक डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट पे। तो डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एसएलओ है। इसमें से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब यहाँ से बहुत से शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं और ये टॉपिक इटसेल्फ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। तो जब अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो जिस तरह से मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में वीडियोस में डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने ये एज लॉन्ग क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं, तो आज के लेक्चर में मैंने डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो डिस्कस करने हैं कि अगर इन टॉपिक में से अगर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो वो किस तरह के हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी रिवीजन कराऊंगा कि डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट में हमने जो कुछ पढ़ा था वो क्या कुछ था, उसके कौन कौन से कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस पूरे टॉपिक के लिए या फिर इन एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस के लिए हमें ज़रूरत पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो डॉट प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का। जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और उनका रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी मिले, ऐसे प्रोडक्ट को आप क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और उनका रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी मिले आपको, देन इस तरह का जो प्रोडक्ट होता है उसको आप वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो देखें, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट की बात करूं, दो वेक्टर्स लेट्स सपोज ए और बी हैं, तो उनके दरमियान का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी, ये इक्वल होता है ए बी कॉज ऑफ थीटा के। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। सिमिलरली यहाँ पे कुछ केसेस बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर आप कहूँ कि यहाँ पे जो थीटा है ए और बी के दरमियान में वो 0 डिग्री है, तो हमारे पास जो ए डॉट बी है उसका रिजल्ट क्या आता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ 0, एंड कॉज 0 आपके पास 1 आता है, तो ए बी का रिजल्ट क्या आता है, ए बी के इक्वल आ जाता है। तो इसमें यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट है अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है जब आपके पास थीटा कितना है, 0 डिग्री है। इस तरह से अगर आपके पास थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाए तो ए डॉट बी क्या होगा, ए डॉट बी इक्वल होगा ए बी कॉज ऑफ 90। कॉज 90 आपको बताया 0 के इक्वल होता है, तो ए डॉट बी आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर हम कहें थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है तो ए डॉट बी का रिजल्ट क्या आएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ 180 डिग्री। कॉज 180 आपको पता है कि -1 के इक्वल होता है, तो ए डॉट बी आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव ए बी आ जाएगा, माइनस ए बी। क्यों? क्योंकि कॉज ऑफ 180 कितना होता है, -1 के इक्वल होता है। -1 इंटू ए बी आपके पास ए बी आ जाता है। तो ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देन डॉट प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम, या इसकी मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगी। और थीटा अगर आपके पास 90 डिग्री होता है तो ए डॉट बी क्या देता है, 0 मैग्नीट्यूड दे देता है। और अगर थीटा आपके पास 180 डिग्री हो तो ए डॉट बी का रिजल्ट क्या आता है, माइनस ए बी आ जाता है। तो ये तीन चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आप बहुत से एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं। इसके अलावा डॉट प्रोडक्ट में आपने एक और चीज़ देखी थी कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, तो ए डॉट बी उनका इक्वल होता है ए डॉट बी इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स की बात अगर आपको याद हो, वो इक्वल होती थी ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आप इस तरह से निकाल सकते हैं। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। इक्वेशन 1 एंड 2 में आप देखें लेफ्ट साइड पे ए डॉट बी, यहाँ पे भी लेफ्ट साइड पे ए डॉट बी। अगर लेफ्ट साइड्स आपस में इक्वल हो जाएं तो राइट साइड्स भी आपस में क्या होती हैं, हमेशा इक्वल होती हैं। तो यहाँ से अगर मैं इन दो इक्वेशंस को आपस में इक्वेट कर लूँ तो मेरे पास क्या बनता है, फ्रॉम 1 एंड 2 ए बी कॉज ऑफ थीटा इक्वल हो जाता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। और यहाँ से देखें हम अगर हमें कंपोनेंट्स की वैल्यू गिवन है तो हम ए बी की मैग्नीट्यूड्स को इधर डिवाइड करके कॉस थीटा निकाल सकते हैं और इवेंचुअली कॉस थीटा की मदद से हम थीटा निकाल सकते हैं। तो यहाँ से इस फॉर्मूला के इस्तेमाल से हम क्या निकाल सकते हैं, थीटा। कैसे निकाल सकते हैं, देखें ए बी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। और फिर कॉज है तो यहाँ पे कॉज इनवर्स आके यहाँ से हम बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, थीटा निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं इस साइड को ए बी से डिवाइड कर दूं, इधर भी ए बी से डिवाइड कर दूं,
तो ये ए बी आपस में कट जाएंगे, तो आपके पास कॉज ऑफ थीटा इक्वल होगा ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड ओवर ए बी के इक्वल होगा। और यहाँ से अगर आपको थीटा निकालना है तो थीटा इक्वल होगा कॉज इनवर्स ऑफ दिस होल मच, वो क्या होगा ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाय ए बी। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये कुछ रिवीजन थी डॉट प्रोडक्ट की। इसी तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट की भी रिवीजन कर सकते हैं। अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें, लेट्स सपोज ये रिवीजन कौन सी है, डॉट प्रोडक्ट की है। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें दो वेक्टर्स के लिए, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और उनका रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी मिले, तो इस तरह का जो प्रोडक्ट होता है उसको आप क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। लेट्स सपोज आपके पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, उनका क्रॉस प्रोडक्ट मैथमेटिकली आप लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा एंड यूनिट वेक्टर एन। तो ये आपके पास मैथमेटिकल डेफिनेशन है किस चीज की, क्रॉस प्रोडक्ट की। और यहाँ पे ए बी साइन थीटा क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड है। ये क्या है, इसकी मैग्नीट्यूड है। और यूनिट वेक्टर एन इसकी डायरेक्शन देता है कि क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे होनी है। तो हमें देखनी है कि डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे। डायरेक्शन लास्ट टाइम आपको याद होगा, डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने आपको राइट हैंड रूल का बताया था कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, उनके दरमियान का ये एंगल थीटा है, तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन की डायरेक्शन, आप पहले वेक्टर की डायरेक्शन में फोर फिंगर आप राइट हैंड रखेंगे और दूसरे वेक्टर की तरफ इनको कर्ल कर लेंगे, जिधर को थंब आएगा वही क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होनी है। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन आउट ऑफ द बोर्ड या आउट ऑफ द पेज बन रही है। तो इस तरह से आप यूनिट वेक्टर एन की डायरेक्शन निकालेंगे। लेकिन हमें आगे कुछ एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन के लिए इसकी जो मैग्नीट्यूड है ए क्रॉस बी की, उसमें हमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो ए बी साइन ऑफ थीटा क्या है, इसकी मैग्नीट्यूड है। तो हम यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो ए क्रॉस बी इक्वल होता है किस चीज़ के, ए बी साइन ऑफ थीटा के। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, याद रखना। तो अब यहाँ पे अगर आप डिफरेंट वैल्यूज दे दें थीटा को, फॉर एग्जाम्पल थीटा में कह देता हूँ 0 डिग्री है, तो साइन 0 0 हो जाता है। तो ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड क्या होगी, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगी। कैसे, ए बी साइन ऑफ 0 डिग्री, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सिमिलरली अगर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री भी हो जाए, तब भी आपके पास ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड क्या होनी है, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड 0 हो जानी। और अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो तो ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगी। कैसे, देख लेते हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा की जगह कितना पुट करेंगे, 90 डिग्री, साइन 90 आपके पास मैक्सिमम 1 आता है, तो ए क्रॉस बी इक्वल आ जाएगा ए बी साइन ऑफ 90 1 आ जाएगा। तो इसमें यहाँ से आपको रिजल्ट ए बी मिल जाएगा। इसमें क्रॉस प्रोडक्ट अपनी मैक्सिमम वैल्यू कब देता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 90 डिग्री होती है। एक और चीज़ भी हमने पढ़ी थी, क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। क्या था, ए क्रॉस बी अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में लिखें तो ये इक्वल होता है डिटर्मिनेंट आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई एंड बी जेड। तो इस डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है ए क्रॉस बी। तो आगे हमने देखना है, इसमें बहुत से फार्मूलाज यूज होंगे, तो आगे हम शॉर्ट क्वेश्चंस में या जो एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस हैं वहाँ पे इनको यूटिलाइज करेंगे। तो आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें, और ये फार्मूलाज बार बार यूज होंगे। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, व्हेन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम, कि स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का कब मैक्सिमम हो सकता है। जैसे कि प्रीवियसली मैंने रिवीजन में ये वाली बात आपको समझा दी थी कि जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगे तो उनके दरमियान में 0 डिग्री का एंगल होगा और
उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो क्या देगा, मैक्सिमम देगा। तो यही बात यहाँ पे लिखी है, व्हेन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 0 डिग्री, या आप ये भी कह सकते हैं व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन देयर स्केलर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, कि उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। उसको हम इस तरह से मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एस ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा, और 0 डिग्री एंगल है तो यहाँ पे थीटा की जगह 0 पुट कर लेंगे, कॉस 0 हमें पता है 1 के इक्वल होता है, तो ए डॉट बी इक्वल होगा ए बी के इक्वल, जो कि मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। तो हमें अब ये पता चल गया कि डॉट प्रोडक्ट कब मैक्सिमम वैल्यू देगा या स्केलर प्रोडक्ट कब मैक्सिमम वैल्यू देगा, जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे या उनके दरमियान में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। अब ये सवाल थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, अब यहाँ पे मैक्सिमम के बजाय 0 मैग्नीट्यूड की बात की भी जा सकती है कि व्हेन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज 0, कि स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का कब 0 होगा, तो आप कहेंगे जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। और ये भी पूछ सकते हैं कि कब स्केलर प्रोडक्ट नेगेटिव वैल्यू दे सकता है, नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू दे सकता है, तो उसके लिए आपके पास जो थीटा होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, या वेक्टर्स को एक दूसरे के एंटी पैरेलल होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन डिफरेंट वेरिएशन में इस तरह से आ सकता है कि मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, 0 वैल्यू कब देगा, नेगेटिव वैल्यू कब देगा, तो ये तीनों केसेस आपको एक्सप्लेन करने आने चाहिए। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो यहाँ पे कुछ इस तरह के कि इसकी स्टेटमेंट है, सपोज A इज नॉन जीरो वैक्टर, कि A एक नॉन जीरो वैक्टर है, मतलब उसकी कोई ना कोई मैग्नीट्यूड है। इफ A डॉट बी इज इक्वल टू 0 एंड A क्रॉस B इज इक्वल टू 0, A डॉट B भी 0 है और A क्रॉस B भी क्या है, आपके पास 0 है, वेयर B इज एन अननोन वैक्टर, B क्या है, एक अननोन वैक्टर है। व्हाट यू कंक्लूड अबाउट B, B किस तरह का वैक्टर है, उसके मतलब आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि A डॉट B इज 0, तो यहाँ पे कहा हुआ है वेयर व्हेन A डॉट B इज इक्वल टू 0 वी कंक्लूड दैट, देखें A डॉट B 0 होने का मतलब, A डॉट B इज इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या होता है, A B cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये कब 0 हो सकता है, या A 0 हो जाए या B 0 हो जाए या थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, तब आपके पास ये A डॉट B A B cos ऑफ थीटा 0 हो सकता है। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है, वी कंक्लूड दैट आइदर A इज इक्वल टू 0 या मैग्नीट्यूड ऑफ A इज 0, B की मैग्नीट्यूड 0 हो सकती है, या फिर थीटा कितना हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है। बट गिवन दैट A इज नॉन जीरो, इन्होंने कहा हुआ है कि A इज नॉन जीरो वैक्टर, तो हम A के मतलब ये कंक्लूड कर लेते हैं कि A एक नॉन जीरो है। तो हमारे पास दो ही बातें रह जाती हैं कि या तो थीटा आपके पास क्या है, या तो B 0 है, या थीटा कितना है, 90 डिग्री है, ये दो बातें रह जाती हैं। तो हम अभी तक इस बात तक पहुंच गए हैं कि अगर A डॉट B 0 है तो या तो B क्या है आपके पास 0 है, या फिर थीटा कितना है, 90 डिग्री है। हमने ये तमाम पॉसिबिलिटीज को 1 बाय 1 एलिमिनेट करना है। सिमिलरली A क्रॉस B भी 0 है, A क्रॉस B 0 होने का मतलब A B साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 होना, मतलब A को 0 होना या फिर B को 0 होना या थीटा को 0 डिग्री होना है। तो ये देखें, व्हेन सिमिलरली व्हेन A क्रॉस B इज इक्वल टू 0 वी कंक्लूड दैट आइदर A इज इक्वल टू 0 और B इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे R लिख लें, और थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो सकता है। A इज नॉट नॉन जीरो, A क्या है आपके पास, नॉन जीरो है क्योंकि इनिशियली गिवन किया हुआ है। सो वी आर लेफ्ट विद आइदर B इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो हमारे पास दो ही चीजें रह जाती हैं, या B 0 हो जाएगा या फिर थीटा 0 हो जाएगा। अब देखें ऊपर वाली बात और यहाँ वाली बात में देखें क्या चीज सिमिलर है। देखें या तो B 0 हो सकता है या थीटा 90 डिग्री हो सकता है। यहाँ पे क्या है, B 0 हो सकता है या थीटा 0 डिग्री हो सकता है। अब देखें B दोनों केसेस में 0 है, B के मैग्नीट्यूड यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, और थीटा यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 0 डिग्री है। तो अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि किसी एक केस के लिए थीटा डिफरेंट हो। तो देखें एट द सेम टाइम इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। सो वी कंक्लूड दैट B इज इक्वल टू, या मैग्नीट्यूड ऑफ B इज 0 एंड B इज अ नल वेक्टर। तो B के मतलब हम क्या कहेंगे, हम ये कंक्लूड करेंगे कि B एक क्या है, नल वेक्टर है। तो ये दो क्वेश्चंस थे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैं बोर्ड को एक दफा रेज कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट ये है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द मैग्नीट्यूड्स ऑफ स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल। कि अंडर व्हाट कंडीशन या फिर अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस
आपके पास डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट या स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड्स आपस में इक्वल होंगी। तो मैं कहता हूं फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड इक्वल है ए डॉट बी की मैग्नीट्यूड की। तो अब हमें पता है कि ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड इक्वल होती है ए बी साइन ऑफ थीटा और ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड इक्वल होती है ए बी कॉज ऑफ थीटा के। अब देखें यहाँ पे भी ए बी है और इस साइड पे भी ए बी है, तो ये ए बी इस ए बी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा। और अगर मैं यहाँ से कॉस थीटा को इधर साइन के नीचे डिवाइड कर लेता हूँ तो ये बन जाएगा साइन ऑफ थीटा ओवर कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब हमें पता है कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा हमें पता है टेन थीटा के इक्वल होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया और थीटा हमें निकालना है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1 आ जाएगा। टेन इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है, तो ये आपके पास 45 डिग्रीज आता है। तो हम कह सकते हैं फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट आर इक्वल। फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 degrees the magnitudes of dot and cross product are equal। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 मैं डिस्कस करना चाहूंगा, लेकिन आप इस चीज को याद रखिएगा, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई दफा फेडरल बोर्ड में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है शो दैट ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस ए डॉट बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमने प्रूव करना है। तो इस प्रूफ के लिए मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं आंसर एंड प्रूफ के लिए मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं जो कि है ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। और ये याद रखना ये वेक्टर्स हैं, यहां पे भी एरो हेड होना चाहिए। तो हमें पता है कि ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड इक्वल होती है ए बी साइन ऑफ थीटा, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और ए डॉट बी की मैग्नीट्यूड होती है ए बी कॉज ऑफ थीटा के, तो इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर ए पे भी आएगा और बी पे भी आएगा, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें ए स्क्वायर बी स्क्वायर इस टर्म में भी है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर इस टर्म में भी मौजूद है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमने फैक्टर आउट किया, तो यहां से क्या बचा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से क्या बचा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना आता है 1 आता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज दैट थिंग। तो यहां से आपके पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि आपके पास राइट हैंड साइड है। सो हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल होता है ए की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक आसान सा क्वेश्चन था जो कि आपने समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट ये है नेम द 3 डिफरेंट कंडीशंस दैट कुड मेक A1 क्रॉस A2 इज इक्वल टू नल वेक्टर। क्या आपने 3 डिफरेंट कंडीशन बतानी है जिसके लिए A1 क्रॉस A2 जो है आपके पास वो एक नल वेक्टर मिले। तो हमें पता है कि A क्रॉस B फॉर एनी टू वेक्टर्स A1 एंड A2 A1 क्रॉस A2 इक्वल होगा A1 मैग्नीट्यूड A2 मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा एंड यूनिट वेक्टर n हो जाएगा। तो अब हमने 3 कंडीशन बतानी है कि कब ये आपके पास क्या हो जाएगा 0 होगा या नल वेक्टर के इक्वल होगा। तो देखें हमारे पास 3 कंडीशन क्या है। अगर आपके पास कोई से भी 2 वेक्टर होते A क्रॉस B उनका 0 हो सकता था ए बी साइन ऑफ थीटा, अगर आपके पास या तो A 0 हो जाता या B 0 हो जाता या उनके दरमियान में एंगल कितना आ जाता 0 या फिर 180 डिग्री आता। तो हम कह सकते हैं कि अगर A और B में से कोई वेक्टर अगर नल वेक्टर है
ए और बी में से कोई वेक्टर नल वेक्टर है, देन उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या होता है, जीरो होता है। या फिर ये दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं, उनके दरमियान में थीटा 0 डिग्री आए, या फिर ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाएं, उनके दरमियान में एंगल कितना आ जाए, 180 डिग्री आए, या फिर ये दोनों वेक्टर्स आपस में इक्वल आ जाएं, देन आपके पास ये क्या हो सकते हैं, इनका रिजल्ट या क्रॉस प्रोडक्ट एक नल वेक्टर आ सकता है। तो देखें A1 क्रॉस A2 इज अ जीरो, या फिर नल वेक्टर इफ A1 और A2 इज अ नल वेक्टर, कि अगर आपके पास A1 या फिर A2 क्या है, नल वेक्टर है, तब आप उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर इसमें से A एक नल वेक्टर होता तो यहाँ पे जीरो इसकी मैग्नीट्यूड होती, जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज जीरो, तो इसका रिजल्ट क्या आना था, जीरो आ जाना था, तो एक नल वेक्टर बन जाना था। इसके बाद A1 एंड A2 आर पैरेलल, के उनके दरमियान में एंगल कितना आ जाए, 0 डिग्री आए, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट एक नल वेक्टर है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें ए और बी के लिए हम देखते हैं तो ए बी साइन ऑफ जीरो, साइन जीरो कितना होता है, जीरो, तो इसकी मैग्नीट्यूड जीरो हो जाती है और इस वेक्टर को आप क्या कहते हैं, नल वेक्टर कहते हैं। फिर तीसरी कंडीशन ये है कि A1 एंड A2 आर एंटी पैरेलल, अगर वो एंटी पैरेलल हो जाएं, उनके दरमियान का एंगल कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, एंड साइन 180 कितना होता है, अगेन जीरो, तो यहां से भी आपके पास क्या मिलता है, एक नल वेक्टर मिलता। चौथी कंडीशन ये है कि A1 एंड A2 आर इक्वल वेक्टर, अगर ये आपस में इक्वल वेक्टर होते हैं तो इक्वल वेक्टर्स के लिए भी हमेशा थीटा 0 डिग्री होता है, उनकी मैग्नीट्यूड्स आपस में इक्वल होती हैं, उनके दरमियान का एंगल 0 डिग्री होता है, उस सूरत में भी उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आना था वो क्या आना था, जीरो। तो ये वो चार कंडीशंस हैं, वैसे 3 कंडीशन का कहा गया है, लेकिन आप 4 कंडीशंस लिख लें तो आपके पास ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप 3 भी लिखते हैं इनफ है, लेकिन अगर आप ज़्यादा केयरफुल रहना चाहते हैं देन आप इसके लिए 4 कंडीशंस लिख लें। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड पावर डिलीवर्ड बाय इंजन फॉर अटेनिंग वेलोसिटी 3,4 मीटर पर सेकेंड while it exerts a force of 6,-2 न्यूटन। तो अब देखें ये क्वेश्चन किस तरह से आप करेंगे। यहाँ पे देखें, अगर आप ये वेक्टर के चैप्टर में हैं, बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि ये कौन से चैप्टर से है। तो आप देख लें कि सबसे पहले यहाँ पे जो नोटेशन है वेलोसिटी की और फोर्स की, उसको आप लिखने की कोशिश करें और उसको समझने की कोशिश करें, देन आप उसके लिए पावर बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। ये एक तरह का न्यूमेरिकल है, तो इसका आंसर हम करने की कोशिश करते हैं जी। सबसे पहले देखें गिवन क्या है। गिवन है आपको कि जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 3,4 मीटर पर सेकेंड। इसको आप लिख सकते हैं 3i प्लस 4j वेलोसिटी है, इसकी यूनिट्स इसकी वेलोसिटी आ जाएंगे। क्योंकि देखें ये x कंपोनेंट होता है, ये y कंपोनेंट होता है, x के लिए i लिखते हैं, y के लिए j यूनिट वेक्टर लिखते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सिमिलरली आपको गिवन है फोर्स, फोर्स की वैल्यू कितनी है, 6,-2 है, और न्यूटन, तो इसको आप लिख सकते हैं 6i प्लस इनफैक्ट माइनस 2j यूनिट्स इसकी फोर्स हो जाएगी। तो हमें फाइंड करनी है पावर। वी हैव टू फाइंड क्या फाइंड करना है हमें, पावर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमें पता है इसका सोल्यूशन हमने लिखना है। सोल्यूशन हमें पता है कि पावर इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है, आप जानते हैं एज वी नो, क्या हम जानते हैं कि पावर इक्वल है, चलो मैं यहां पे लिख लेता हूं, पावर इक्वल होती है फोर्स एंड वेलोसिटी का स्केलर प्रोडक्ट। फोर्स एंड वेलोसिटी का स्केलर प्रोडक्ट किस चीज के इक्वल है, पावर के। तो आप जरा इनको लिख लें। फोर्स की वैल्यू कितनी है, फोर्स की वैल्यू है 6i माइनस 2j डॉट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है 3i प्लस 4j। अब आपने डॉट प्रोडक्ट के लिए आज ही पढ़ा है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं a डॉट b, उनका है इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, ये इक्वल होता है ax bx, ay by एंड az bz के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखें ये
एक्स कंपोनेंट्स हैं, एक्स एक्स के साथ और वाई वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखें देखें, एक्स एक्स के साथ, वाई वाई के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे भी यही काम होगा। एक्स कंपोनेंट जो आई कंपोनेंट है आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस, देखें दरम्यान में क्या आता है प्लस, फिर -2 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा। तो यहां से आपके पास पावर की वैल्यू कितनी आएगी, 18 माइनस 8 आ जाएगा। तो यहां से आपके पास रिजल्ट आएगा कितना, 10। तो पावर की यूनिट कितनी हो जाएगी, 10, और इसके यूनिट्स होते हैं वॉट्स, या फिर आप इसको लिखें फोर्स की यूनिट न्यूटन और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, जो कि इक्वल होता है किस चीज़ के, वॉट्स के। तो पावर कितनी है आपके पास, 10 वॉट्स। तो असल में यहाँ पे करना क्या था, डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अगर आपको करना आता है देन ये न्यूमेरिकल आपके लिए बड़ा आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ वेक्टर्स a is equal to 5i plus j and b is equal to 2i plus 4j, then find the projection of a on b and projection of b on a। तो देखिए हम प्रोजेक्शन की बात करनी है, तो हम जरा इसको देख लेते हैं कि प्रोजेक्शन होता क्या है। लेट्स सपोज आपके पास दो वेक्टर्स हैं a और b, ये a वेक्टर है और ये रहा हमारे पास b वेक्टर। तो अगर आप इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं तो a डॉट b इक्वल होता है ए बी कॉज ऑफ थीटा के, थीटा इनके दरमियान का एंगल है। अगर मैं यहां से वेक्टर b के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं ऑन वेक्टर a, यहाँ पे 90 का एंगल बनाएगा। तो यहां से इस जगह तक o से लेट्स सपोज ये p पॉइंट है, यहां तक का ये जो मैग्नीट्यूड बनती है वेक्टर b की, ये आपके पास क्या कहलाती है, bx कहलाती है। ये क्या होती है, bx, एंड bx इक्वल होता है b कॉज ऑफ थीटा। तो ये जो bx है ना, इसको कहा जाता है प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a। bx क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a कहते हैं इसको। ये क्या है आपके पास, प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a। सिमिलरली अगर आप एक कॉज ऑफ थीटा को देख लेंगे तो ये देखें आपके पास क्या है, bx या b कॉज ऑफ थीटा, इसको क्या कहेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a कहेंगे। सिमिलरली इसको आप थोड़ा रीअरेंज कर लें कि a डॉट b इज इक्वल टू a कॉज ऑफ थीटा और b को आप आखिर में लिख लें। तो ये जो a कॉज थीटा है ना, इसको कहा जाता है प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b कहलाएगा। तो हमें असल में यहाँ पे क्या कुछ फाइंड करना है, a कॉज ऑफ थीटा, a कॉज ऑफ थीटा हमें फाइंड करना है, और इस जगह पे b कॉज ऑफ थीटा हमें फाइंड करना है। तो ये हमारे पास प्रोजेक्शंस हैं a ऑन b एंड b ऑन a। तो हम इनको कैलकुलेट करेंगे। तो अब ये कैलकुलेट कैसे होंगे, तो इसके लिए जरा मैं डेटा यहाँ पे लिख लेता हूँ कि डेटा मुझे क्या कुछ गिवन है। सबसे पहले गिवन डेटा है, वेक्टर a हमारे पास है 5i प्लस j, और वेक्टर b हमारे पास है 2i प्लस 4j। तो ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, और हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड क्या फाइंड करना है हमें, पहला हमें फाइंड करना है, फर्स्ट हमें फाइंड करना है a cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एंड दूसरा हमें फाइंड करना है b cos ऑफ थीटा। तो अब ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो हमें डॉट प्रोडक्ट का यूज करना पड़ेगा। कैसे, हम कहेंगे एज वी नो, सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। सोल्यूशन a डॉट b इक्वल होता है ए बी कॉज ऑफ थीटा के, और सिमिलरली ए डॉट बी इक्वल होता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो अब इन दो इक्वेशंस को आपस में इक्वेट कर लो, तो आपके पास इक्वल हो जाएगा ए बी कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स
प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, और यहां से हमें ए कॉज ऑफ थीटा है तो चाहिए, तो ये जो b है यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास जो ए कॉज ऑफ थीटा है ये इक्वल होगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाय b के इक्वल होगा, और ये b की मैग्नीट्यूड है। तो अब जरा इसमें वैल्यूज पुट करनी है हमने, लेकिन हमारे पास b की मैग्नीट्यूड नहीं है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। तो हमें पता है कि जो b की मैग्नीट्यूड होती है, b की मैग्नीट्यूड इक्वल होती है b की जो कंपोनेंट्स हैं उनका सम ऑफ स्क्वायर लेना है। तो ये देखें b आपके पास है 2i प्लस 4j, तो ये होगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आ गया और 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा अंडर रूट, और तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 अंडर द रूट आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम, क्योंकि अगले केस में हमें ए की मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो मैं ए की मैग्नीट्यूड भी निकाल लेता हूँ, वो इक्वल होगी अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर, क्योंकि देखें उसका जो आई कंपोनेंट है वो कितना है 5 का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट 1 है तो 1 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ये हमारे पास बनेगा 26 अंडर द रूट आ जाएगा। इसके बाद हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 implies that a cos of theta is equal to ax की वैल्यू कितनी है, देखिए ये आपके पास ax है और ये आपके पास ay है और az इसका 0 है, तो ax कितना है इसके लिए, ax की वैल्यू 5 आ गई और bx की वैल्यू कितनी है 2 प्लस ay की वैल्यू 1 है और by की वैल्यू 4 है, az की वैल्यू 0 एंड bz की वैल्यू भी 0 है, डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यू है b की मैग्नीट्यूड की अंडर रूट 20। तो इसको जरा सिंप्लीफाई करो, a cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 10 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 20 अंडर द रूट, तो ये आपके पास 14 बाय 20 अंडर द रूट है। अगर आप इसको कैलकुलेटर में पुट कर लो तो इसका आंसर आएगा 3.14। तो ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कितना आ रहा है 3.14 आ रहा है। ये आपके पास क्या है, ए कॉज ऑफ थीटा, ये प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी है। अब हमने प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए ये इक्वल होगा बी कॉज ऑफ थीटा। तो इसके लिए आप अगेन इक्वेशन ए से ही आप कह सकते हैं बी कॉज ऑफ थीटा इक्वल होगा किस चीज के, देखें इसी इक्वेशन से हम बी के बजाय ए को इधर डिवाइड कर लें, तो ये इक्वल होगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाय ए हो जाएगा। तो इसमें वैल्यूज पुट करनी है, b cos of theta which is projection of b on a, ax की वैल्यू कितनी है, जैसा कि यहाँ पे ये जो रिजल्ट है सेम यही रहना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखें b की मैग्नीट्यूड थी, अब आपने यहाँ पे a की मैग्नीट्यूड जो कि 26 है उसको आपने यहाँ पे डिवाइड कर लेना है, तो b cos ऑफ थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10 प्लस 4 14 बाय 26 अंडर द रूट, तो b cos ऑफ थीटा कितना आ जाएगा, अगर हम इसको कैलकुलेटर से देखें तो इसका रिजल्ट आता है 2.75 2.75। ये आपके पास क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a है, क्या है ये, प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन ए है। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल नंबर या फिर एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन नंबर 7 है। बाय द वे ये आपकी असाइनमेंट भी है, इसको असाइनमेंट नंबर बुक में कहा गया है, असाइनमेंट नंबर 2.2 है। तो ये क्या है आपके पास, असाइनमेंट 2.2 है। तो ये आपके पास असाइनमेंट 2.2 या फिर
SLO बेस्ड क्वेश्चन नंबर 7 है। तो आपके फेडरल बोर्ड में इसी तरह के SLO बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपने इस तरह के क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस आपने बार बार प्रैक्टिस करने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। होप सो आपने ये लेक्चर यहाँ तक समझ लिया होगा। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।